Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class या वीडियो competitive English के लिए है और आज इसका टॉपिक है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल उसकी फॉर्म 6.1 फॉर्म टेंस, एक्टिव एंड पैसिव। प्रेजेंट टेंस में पार्टिसिपल की फॉर्म एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी होती है। फॉर एग्जाम्पल गनिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग। पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होती है। बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे बीइंग टाइप्ड, बीइंग प्रिंटेड एक्सेट्रा। पास्ट पार्टिसिपल में एक्टिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल की कोई फॉर्म नहीं होती है। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा पैसिव वॉइस में ही होती है और यह थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। वर्ब के साथ डी या ईडी या ईएन लगा करके थर्ड फॉर्म बन सकती है, या इसकी इरेगुलर फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो स्टोलन है इस तरह से। लाइक्ड, वर्कड, सीन, स्टोलन, ये इसके एग्जाम्पल्स है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के। इसके साथ कुछ नहीं होता है, सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होती है और यह पैसिव में होता है, एक्टिव में नहीं होता है। एक्टिव फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल की नहीं होती है। फिर है परफेक्ट। तो परफेक्ट में क्या होता है? हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे हैविंग फिनिश्ड एंड ये है एक्टिव वॉइस में। एंड पैसिव वॉइस में यही फॉर्म होती है हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि हैविंग बीन टाइप्ड, हैविंग बीन प्रिंटेड। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल की यह फॉर्म होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्स पॉइंट टू वर्ब प्लस आईएनजी। ये पार्टिसिपल की फॉर्म होती है और जीरंड की भी फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन आता है जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी को कब तो हमको जीरंड या जेरंड कहना चाहिए एंड कब इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल समझना चाहिए, कहना चाहिए। मतलब वर्ब प्लस आईएनजी को कब हम जेरंड समझेंगे और कब हम इसको पार्टिसिपल समझेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए the ing form is a present participle if we can expand it into an adjective clause। अगर हम इसको adjective clause में expand कर सकते हैं फॉर्म को, तब तो ये पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। इफ नॉट इट इज अ gerund। और अगर हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज में अगर हम इसको एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, तब ये जेरंड कहलाएगा। जैसे ही किल्ड अ फ्लाइंग बर्ड, तो यहां बर्ड से पहले देखिए फ्लाइंग आया है। अब यह हमको निश्चित करना है कि यह एडजेक्टिव है या जेरंड है। तो इसलिए अब इसको करने के लिए हमने क्या किया, ही किल्ड अ बर्ड, फ्लाइंग यहां से हटा दिया। ही किल्ड अ बर्ड दैट वाज फ्लाइंग, इसको हमने एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज कर दिया, यानी फ्लाइंग को एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज कर दिया बर्ड के बाद लिख करके। तो उसको एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करने के लिए दैट वाज फ्लाइंग, बर्ड को हमने आगे एक्सपेंड कर दिया, दैट वाज फ्लाइंग। कौन सी बर्ड दैट वाज फ्लाइंग। तो इस तरह से एडजेक्टिव क्लॉज में एक्सपेंड हो गया ये फ्लाइंग वर्ड या फ्लाई प्लस आईएनजी फॉर्म, ये दैट वाज फ्लाइंग में एक्सपेंड हो गया आगे। तो इसलिए ये क्या है, इसलिए हम इसको पार्टिसिपल कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज लुक एट द रनिंग वाटर। लुक एट द रनिंग वाटर, that is look at the water that is running।
तो लुक एट द वाटर दैट इज रनिंग, तो यहाँ पर क्या है, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज में हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, यानी रनिंग वाटर से पहले आया है। तो यहाँ अब हम इसको समझे कि ये जैसे वॉकिंग स्टिक वगैरह आगे अभी पढ़ेंगे तो ये भी होते हैं, तो इसलिए ये यहाँ रनिंग वाटर में वाटर से पहले रनिंग एडजेक्टिव है या फिर मतलब जेरंड है या फिर पार्टिसिपल है, ये डिसाइड करने के लिए इसको हमने एडजेक्टिव क्लॉज में एक्सपेंड किया। तो ये देखिए, लुक एट द वाटर दैट इज रनिंग, तो दैट इज रनिंग क्या है, वाटर की एडजेक्टिव क्लॉज हो गई है वाटर के लिए। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ही पार्टिसिपल है, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज में ये दोनों ही एक्सपेंड हो रहे हैं। So flying oblique running is a present participle, not a gerund। ये gerund नहीं है बल्कि participle हैं ये दोनों। Now look at expressions such as drinking water, walking stick। अब इस तरह के एक्सप्रेशन जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर और वॉकिंग स्टिक जैसे एक्सप्रेशंस पर देखिए, वी कांट एक्सपैंड दम इनटू एन एडजेक्टिव क्लॉज, इनको हम एडजेक्टिव क्लॉज में हम इनको एक्सपैंड नहीं कर सकते, वी कांट एक्सपैंड दम इनटू एन एडजेक्टिव क्लॉज। एज फॉर एग्जाम्पल दिस इज ड्रिंकिंग वाटर, तो हम ऐसे नहीं कह सकते दिस इज वाटर दैट इज ड्रिंकिंग, ऐसे नहीं हम कह सकते। इसी तरह से दिस इज वॉकिंग स्टिक, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते दिस इज अ स्टिक दैट इज वॉकिंग। तो जब इस तरह से हम नहीं कह सकते, इसका मतलब है सो ड्रिंकिंग स्लैश वॉकिंग इज अ जेरंड नॉट अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस तरह से ड्रिंकिंग और वॉकिंग जेरंड है, ना कि कोई पार्टिसिपल है। तो ऐसे हम इसको डिसाइड कर लेते हैं कि आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जेरंड है। जब ये हम डिसाइड करना सीख जाते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर जेरंड है, तब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि इसके मीन्स पार्टिसिपल के यूजेस क्या है। तो पार्टिसिपल एज अ वर्ब, एक तो सबसे पहले पार्टिसिपल एज अ वर्ब भी यूज होता है। आप जब हम टेंसेस वगैरह पढ़ते तो हमेशा वहां पर लिखा हुआ देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस तरह से ये वर्ब्स की तरह भी यूज होता है पार्टिसिपल, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, नंबर 1, एज अ वर्ब इट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ अ फाइनाइट वर्ब। ये जो पार्टिसिपल है वैसे तो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का मतलब नॉन फाइनाइट है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट होते हुए भी ये इट इज एज अ वर्ब इट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ अ फाइनाइट वर्ब, ये हमेशा फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है। फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है का मतलब है कि ये फाइनाइट वर्ब के साथ में यूज किया जाता है, रहता है, ये पार्टिसिपल ही है। The present participle is used to form progressive tenses। प्रोग्रेसिव टेंसेज को फॉर्म करने के लिए या रूप शक्ल देने के लिए या बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है, जैसे ही इज, वॉज, विल बी, हैज बीन, प्लेइंग। ठीक है, तो द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू फॉर्म प्रोग्रेसिव टेंसेज। यहाँ देखिए, ही इज प्लेइंग, ये प्रोग्रेसिव टेंस हो गया, ही वॉज प्लेइंग, ये भी प्रोग्रेसिव टेंस हो गया, ही विल बी प्लेइंग, ये भी प्रोग्रेसिव टेंस हो गया, ही हैज बीन प्लेइंग, ये भी प्रोग्रेसिव टेंस हो गया। तो इस तरह से जितने भी प्रोग्रेसिव टेंसेस हैं, इन सब को मतलब फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल जरूर यूज होता है। यानी कि अगर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होगी तो प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनाया जा सकता। द पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेज। और पास्ट पार्टिसिपल मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल तो प्रोग्रेसिव टेंस बनाने के लिए यूज होता है, एंड पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट टेंस बनाने के लिए यूज होता है। He has stolen my watch, हम ऐसे कहते हैं, he had stolen my watch ऐसे भी कहते हैं, and he will have stolen my watch हम ऐसे भी कहते हैं। यानी stolen क्या है, यहाँ पर past participle है, और past participle यह सभी perfect tenses में आ रहा है। has stolen से present perfect, had stolen से past perfect, and will have stolen से future perfect tense अस्तित्व में आता है या एग्जिस्टेंस में आता है या होता है। इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट टेंस बनाने में
मदद करता है या प्रयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू फॉर्म द पैसिव वॉइस। बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, तीनों ही मिला करके, मतलब इनमें से सब में से कोई सा भी, इज, एम, आर या वॉज, वर, इनमें से कोई सी भी एक वर्ब या फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म भी अगर हम यूज करेंगे तो उससे पैसिव वॉइस बनता है। लेटर्स आर बीइंग टाइप्ड, तो इसमें से इज आर में से, इज, एम, आर में से आर आ गया और ये प्रोग्रेसिव है तो यह बीइंग भी आ रहा है, तो इस तरह से बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल से क्या बना, ये पैसिव वॉइस बन गया। लेटर्स हैव बीन टाइप्ड, यहाँ बीन क्या है, ये जो बी है यहाँ थर्ड फॉर्म में आ गया, लेटर्स हैव बीन टाइप्ड। तो इस तरह से बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल से पैसिव वॉइस भी बनता है, यानी बिना बी के पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज द मार्कर ऑफ पैसिव वॉइस, यानी बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल है तभी हम उसको पैसिव वॉइस कहते हैं, यानी ये मार्कर होता है पैसिव वॉइस का, यानी किसी न किसी तरह से बी जरूर आएगा। जैसे लेटर्स हैव बीन, तो इसमें क्या आया, बीन आया। लेटर्स आर बीइंग, तो बीइंग इसमें आता है नहीं आता, लेकिन आर क्या है, ये बी ही है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस का मार्कर हो गया। यानी कि अगर बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल किसी भी फॉर्म में है तब वह पैसिव वॉइस है, अदरवाइज वह पैसिव वॉइस नहीं है। मार्कर का मतलब यह होता है। थर्ड पॉइंट इज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू फॉर्म अ परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो यहाँ प्रोग्रेसिव टेंस बना, परफेक्ट टेंस बना, फिर यहाँ पर पैसिव वॉइस बना, और अब हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल से हम कह रहे हैं कि परफेक्ट इन्फिनेटिव भी बनता है। तो जब हमने इन्फिनेटिव पढ़ा था तो वहां पढ़ा था हैव प्लस थर्ड फॉर्म आई थी, तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है यही आपका हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल और उसके साथ टू लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव बन जाता है। टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या बनाते हैं, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव भी बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यू ought टू हैव ओबेड योर पेरेंट्स, यानी तुमको अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए था। ही कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन पास कर सकता था। तो यहाँ देखिए हैव पास्ड, ये बेयर इन्फिनेटिव है, बेयर परफेक्ट इन्फिनेटिव है, ये टू हैव ओबेड ये फुल इन्फिनेटिव है विद टू, परफेक्ट फॉर्म में फुल इन्फिनेटिव टू। अभी हम पढ़ रहे थे कि पार्टिसिपल एक टेंस के लिए यूज किए जाते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव के लिए यूज किए जाते हैं, पैसिव वॉइस के लिए भी पार्टिसिपल यूज किया जाता है, अभी हमने यह पढ़ा। अब है पार्टिसिपल, जो उसकी मेन फॉर्म होती है एडजेक्टिव की तरह काम करना। तो पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, ए पार्टिसिपल चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट का हो, कोई सा भी पार्टिसिपल हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, लाइक एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह, कैन कम बिफोर अ नाउन टू मॉडिफाई इट, वो किसी नाउन से पहले आ सकता है उसको मॉडिफाई करने के लिए। अब पार्टिसिपल चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर पास्ट का हो, लाइक एन एडजेक्टिव, जिस तरह से एडजेक्टिव आता है। आप पहले तो लाइक एन एडजेक्टिव यानी एक एडजेक्टिव की तरह, अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस तरह से एक एडजेक्टिव अपने नाउन से पहले उसको मॉडिफाई करने के लिए आता है, ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल भी अपने नाउन से पहले उसको मॉडिफाई करने के लिए आ सकता है। ही किल्ड अ फ्लाइंग बर्ड, तो यहाँ पर फ्लाइंग जो है वह बर्ड से पहले आकर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी उड़ने वाली चिड़िया। इसी तरह से दिस इज अ रिटन आंसर, तो यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल है, ये जो फ्लाइंग बर्ड है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, यहाँ रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल है या
तो यह जो पास्ट पार्टिसिपल है यह भी आंसर नाउन से पहले आकर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो रिटन आंसर का मतलब हो गया लिखा हुआ उत्तर। डोंट गेट ऑफ अ रनिंग बस, तो यहां भी बस से पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया रनिंग बस। इसको दैट क्लॉज में करेंगे तो बस दैट इज रनिंग, इस तरह से एकदम क्लियर हो गया कि यह पार्टिसिपल ही है। तब रनिंग बस, अब रनिंग बस क्या है, ये बस यानी नाउन है, नाउन से पहले आकर के यह प्रेजेंट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। इसकी हिंदी होती है रनिंग बस यानी चलती हुई बस। डोंट गेट ऑफ यानी उतरिए मत, चलती हुई बस से यानी चलती हुई बस से मत उतरिए, यानी बस जब चल रही हो तब मत उतरिए। ही इज अ रिटायर्ड टीचर, तो टीचर नाउन है, उससे पहले पास्ट पार्टिसिपल रिटायर्ड आ गया, तो इस तरह से यह एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। रिटायर्ड का मतलब है रिटायर हुआ, सेवानिवृत्त हो चुका, तो इस तरह से परफेक्ट मतलब ये शुद्ध एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। In this construction, a participle has an attributive use. इस कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपल का एट्रीब्यूटिव यूज होता है। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब यह है कि जब कोई एडजेक्टिव अपने नाउन को क्वालिफाई करने के लिए उससे पहले प्रयोग किया जाता है तो उसको हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जैसे फ्लाइंग बर्ड में फ्लाइंग बर्ड से पहले आ रहा है तो इसलिए ये एट्रीब्यूटिव यूज है, फ्लाइंग का एट्रीब्यूटिव यूज है। इसी तरह से रनिंग बस में बस को क्वालिफाई करने के लिए रनिंग वर्ड पहले आ रहा है तो इसलिए यह एट्रीब्यूटिव यूज है। रिटन आंसर में रिटन शब्द आंसर से पहले आ रहा है इसलिए इसको हम एट्रीब्यूटिव यूज कह रहे हैं। रिटायर्ड टीचर में रिटायर्ड वर्ड टीचर से पहले आ रहा है और टीचर को क्वालिफाई कर रहा है तो इसलिए हम इसको एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जब कोई एडजेक्टिव या एडजेक्टिव की तरह काम करने वाला वर्ड अपने नाउन से पहले आकर उसको क्वालिफाई करता है तब उसको एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। और जब कोई एडजेक्टिव अपने नाउन से दूर जाकर के यानी कि नाउन अलग होता है और एडजेक्टिव अलग होता है, वर्ब के बाद होता है, तब हम उसको प्रेडिकेटिव यूज कहने लगते हैं। और प्रेडिकेटिव यूज सेकंड फॉर्म में यहाँ पर देखिए, अ पार्टिसिपल प्रेजेंट और पास्ट कैन हैव अ प्रेडिकेटिव यूज टू, यानी इसका प्रेडिकेटिव यूज भी होता है एज अ कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेटिव यूज मतलब एज अ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जिसको वो क्वालिफाई कर रहे हैं, जिस शब्द को क्वालिफाई करेगा, अभी तो यहाँ जिस शब्द को क्वालिफाई कर रहे थे उसी नाउन से पहले आ रहे थे। बर्ड को क्वालिफाई किया, बर्ड से पहले आए। बस को क्वालिफाई किया, बस से पहले आए। आंसर को क्वालिफाई किया, आंसर से पहले रिटर्न वर्ड आया। टीचर को क्वालिफाई किया, टीचर से पहले रिटायर्ड वर्ड आया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रेडिकेटिव यूज है। प्रेडिकेटिव यूज में हमेशा आप चूंकि यहाँ क्या कह रहे हैं, एज अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि जो एडजेक्टिव होगा वह इज एम आर वॉज वर्ग के बाद आएगा और जिसको यह क्वालिफाई करेगा वह उससे पहले आएगा। जैसे एग्जाम्पल 1, दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग क्या है, स्टोरी है, तो स्टोरी इज से पहले आ रही है और इंटरेस्टिंग इज के बाद आ रहा है, और दोनों एक ही चीज है। यानी स्टोरी क्या है, इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग क्या है, स्टोरी है। तो इसलिए ये दोनों मतलब इंटरेस्टिंग वर्ड स्टोरी को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन लिखा कहाँ गया है, वर्ब के बाद। इसको कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। यानी इस जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये मतलब ये जो पार्ट है वर्ब के बाद, जब हम सेंटेंस के हिस्से या पार्ट करना सीखते हैं तब उसमें हमको सिखाया जाता है कि जो वर्ब है और वर्ब से इधर राइट साइड की तरफ जो भी कुछ होता है वो सब प्रेडिकेट होता है, और वर्ब से पहले जो भी कुछ होता है वह सब्जेक्ट। वर्ब से पहले मतलब वर्ब को छोड़कर वर्ब से पहले जितना भी कुछ होता है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के सहित राइट हैंड साइड की तरफ जितना भी कुछ होता है वह सब कुछ
प्रेडिकेट होता है, तो जो प्रेडिकेट पार्ट में आता है उसको प्रेडिकेटिव कहते हैं। इसलिए चूंकि ये अब इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये प्रेडिकेट पार्ट में है यानी वर्ब के बाद आ रहा है, तो इसलिए हम इसको प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। इसी तरह से द न्यूज इज सरप्राइजिंग, तो सरप्राइजिंग क्या है? न्यूज है, यानी सरप्राइजिंग वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? न्यूज को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसलिए जब न्यूज को, सरप्राइजिंग वर्ड न्यूज को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया, और ये आ कहाँ रहा है? लेकिन इज के बाद आ रहा है, तो इसलिए इस सरप्राइजिंग वर्ड को हम कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज, और ये क्वालिफाई कर रहा है न्यूज को, रहेगा पार्टिसिपल, लेकिन ये कौन से यूज में है? प्रेडिकेटिव यूज में है। इसी तरह से दे लुक टायर्ड, तो हु लुक्स टायर्ड? दे लुक टायर्ड, तो दे प्रोनाउन है और इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या है? टायर्ड है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन लिखे कहाँ है? यहाँ लुक वर्ब है, हालांकि स्टेटिव वर्ब है यहाँ, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये है तो वर्ब ही, चाहे वर्ब कोई सी भी हो, लेकिन है तो वर्ब ही, तो इसलिए ये वर्ब के बाद यूज हो रहा है। तो चूंकि वर्ब के बाद हो रहा है तो इसको कौन सा यूज बोलेंगे? प्रेडिकेटिव यूज बोलेंगे। अगर नाउन से पहले यूज हो रहा होता, चाहे प्रेडिकेटिव पार्ट में क्यों नहीं होता, लेकिन नाउन से पहले है तो ये एट्रीब्यूटिव है। इसी तरह से द स्कूल इज क्लोज्ड, यहाँ पर क्लोज्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्कूल वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये क्लोज्ड क्या है? प्रेडिकेटिव यूज में पार्टिसिपल हो गया। Third point is a participle present or past can come after an object to describe it and express the state it is in. A present participle indicates a continuing activity, that is an action in progress. देखिए, कोई पार्टिसिपल प्रेजेंट और पास्ट में हुआ हो, कैन कम आफ्टर एन ऑब्जेक्ट, जैसे यहां पर देखिए आंसर से पहले आ रहा था, तो इसको हम एट्रीब्यूटिव यूज कह रहे थे। यहां वह वर्ब के बाद आ रहा था, यानी जिसको क्वालिफाई कर रहा है वो इधर, और वर्ब बीच में वर्ब, उसके बाद ये इधर आ रहा है, तो इसको हम प्रेडिकेटिव यूज कह रहे थे। लेकिन अब कह रहे हैं कि जिसको वह क्वालिफाई कर रहा होगा उसी के बाद आ सकता है। कैन कम आफ्टर एन ऑब्जेक्ट, एक किसी ऑब्जेक्ट के बाद आ सकता है, टू डिस्क्राइब इट, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, यानी उसको एक्सप्लेन करने के लिए, यानी उसको क्वालिफाई करने के लिए। एंड एक्सप्रेस द स्टेट इट इज इन, और इस तरह से वह यह बताएगा या बताता है या एक्सप्रेस करता है, प्रकट करता है कि वह किस अवस्था में है। यानी जब कोई पार्टिसिपल किसी नाउन या अपने ऑब्जेक्ट के बाद आता है, तब वह यह बताता है कि वह ऑब्जेक्ट किस अवस्था में है, किस स्थिति में है, किस दशा में है, यह वह इंगित करता है या हमको एक्सप्रेस करता है। ए प्रेजेंट पार्टिसिपल इंडिकेट्स अ कंटिन्यूइंग एक्टिविटी, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वह दशा तो बताता है, लेकिन दशा बताने में वह कंटिन्यूइंग एक्टिविटी हमको दिखाता है, यानी एक्शन इन प्रोग्रेस, यानी कोई काम चल रहा है, यह हमको बताता है, यानी चल रही स्थिति में हमको बताता है उस काम को। तो फिर से ध्यान रखिए कि यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद पार्टिसिपल हम बता रहे हैं, और यह कह रहे हैं कि वह ऑब्जेक्ट किस स्थिति में है, यह स्थिति दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट के बाद आता है, और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उसमें तो वह कंटिन्यूइंग स्थिति को दिखाएगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, हल्का सा इस तरह से, नहीं अब तो फिर चला गया ऊपर, चलिए लीजिए। तो आई सॉ द बेबी क्राइंग, यहाँ क्या है? आई सॉ द बेबी, बेबी क्या है? सॉ का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद क्या है? बेबी क्राइंग, तो बेबी के बाद पार्टिसिपल आ रहा है। तो यह क्यों आ रहा है? क्योंकि यह बेबी की स्थिति को दिखा रहा है कि बेबी किस स्थिति में है, और किस स्थिति में है। चूंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि बेबी को ये जो क्राई की एक्टिविटी है ये कंटिन्यू दिखा रहा है। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? आई सॉ द बेबी क्राइंग, मैंने बच्चे को रोते हुए देखा, या मैंने बेबी को रोते हुए देखा, यानी जब मैंने बेबी को देखा तब बेबी रो रहा था, तब बच्चा रो रहा था।
यानी तब उसकी रोने की जो स्थिति थी वह कंटिन्यू थी। तो यहाँ पर बेबी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आकर बेबी की स्थिति बता रहा है और बता रहा है कि वह रोने की स्थिति में था और रोने की स्थिति कंटिन्यू थी। इसी तरह से वी वॉच्ड द सन राइजिंग, तो वी वॉच्ड द सन राइजिंग का मतलब है कि सन के बाद पार्टिसिपल राइजिंग आ रहा है और सन क्या है, वॉच्ड का ऑब्जेक्ट है। वी वॉच्ड द सन राइजिंग में सन वॉच्ड का ऑब्जेक्ट है एंड राइजिंग जो वर्ड है यहाँ यह पार्टिसिपल है और पार्टिसिपल की फॉर्म में यह सन के बाद आकर के यह बता रहा है कि जब मैंने यानी हमने जब सन को देखा उस समय सन की स्थिति राइज होने की स्थिति में थी और वह कंटिन्यू थी। यानी हमने सन को राइज होते हुए देखा, यानी हमने जब देखा तब सन राइज कर रहा था। या राइज का अर्थ होता है उगने से, तो हम कहते हैं कि हमने सन को उगते हुए देखा। यहाँ रोते हुए देखा या उगते हुए देखा, इस तरह से कह सकते हैं कि जब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो हुए शब्द उसमें आप लगा करके उसका हिंदी अर्थ बना सकते हैं। जैसे वह रोते हुए आया, ही केम रनिंग, इस तरह से। हालांकि यहाँ वर्ब के बाद आ रहा है ये तो मैंने उसको जाते हुए देखा, आई सॉ हिम गोइंग, इस तरह से कह सकते हो। वी फाउंड द हाउस डिजर्टेड, वी फाउंड द हाउस डिजर्टेड, यहाँ भी क्या है, यहाँ हाउस को हमने देखा, हमने पाया, हाउस को प्राप्त किया। कैसा, उस समय कैसा था, डिजर्टेड। डिजर्टेड मीन्स लेफ्ट आउट, मतलब लेफ्ट बाय ऑल पीपल एंड नोबडी वाज देयर, इट वाज अलोन। तो वी फाउंड द हाउस डिजर्टेड। तो यहाँ कंटिन्यू स्थिति नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यू है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंटिन्यू है। क्राइंग यानी रो रहा था, राइजिंग यानी उग रहा था, यानी उगते हुए, रहा था नहीं कहेंगे बल्कि उगते हुए देखा। लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट, जब भी पास्ट पार्टिसिपल हम कहीं भी यूज करते हैं, इवन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहीं एक होती है और सेकंड फॉर्म में हम वही फॉर्म यूज करते हैं जो थर्ड फॉर्म में यूज होती है, तो वहां उसका मतलब कंप्लीट एक्टिविटी होता है। तो यहाँ भी जो थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म हमेशा क्या दिखाती है, कंप्लीट एक्टिविटी, यानी कोई काम हो चुका है, एक्शन को कंप्लीट दिखाती है, उसमें कुछ होना बाकी नहीं रहता है। तो इसलिए वी फाउंड द हाउस डिजर्टेड का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जब हमने घर को प्राप्त किया, देखा, या जब घर हमारे चार्ज में आया तब तक वह डिजर्टेड हो चुका था, यानी तब तक उसको जो भी उसमें रहने वाले थे सब छोड़ छाड़ चुके थे, मतलब हमें कोई नहीं मिला। अब चाहे वह हमारे से 5 मिनट पहले किसी ने छोड़ा हो या 50 साल पहले छोड़ा हो, दैट इज अनदर मैटर, लेकिन हमको वह छोड़ा हुआ मिला। द न्यूज लेफ्ट हिम शैटर्ड, तो इस तरह से यहाँ भी लेफ्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ फाउंड का ऑब्जेक्ट हाउस है या लेफ्ट का ऑब्जेक्ट हिम है, और ये इसने इसको कैसा छोड़ा, शैटर्ड छोड़ा, तो ये पार्टिसिपल है कंप्लीट एक्टिविटी की ओर, यानी उसने जो है बिखेर दिया, न्यूज ने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस तरह से इसका ये सेंस हो गया, यानी न्यूज जब उसको दी गई तो वो क्या हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गए, हो चुका था, हो गया था। फोर्थ पॉइंट, पार्टिसिपल प्रेजेंट और पास्ट का हो कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव फ्रेज टू डिस्क्राइब अ नाउन प्लेस्ड बिफोर इट। चाहे वह प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह वह काम कर सकता है उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। कौन से नाउन को, जो उससे पहले आया हो। तो कोई पार्टिसिपल प्रेजेंट या पास्ट हो, लेकिन कोई भी प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल अपने पहले आए हुए नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव फ्रेज का काम भी कर सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन और ऑफ दिस रूल। द गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज इज माइन। तो यहाँ पर देखिए डांसिंग वर्ड क्या है, नाउन यानी गर्ल के बाद आया है। तो क्या कर रहा है वह, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। गर्ल कौन सी, डांसिंग। तो इस तरह से मैन स्पीकिंग, मतलब स्पीकिंग ऑन द माइक, इज माई ब्रदर, यानी कि जो व्यक्ति माइक पर बोल रहा है वह मेरा भाई है। तो डांसिंग से, स्पीकिंग से किसको डिस्क्राइब किया, मैन को, गर्ल को डिस्क्राइब किया। द पर्स लाइंग ऑन द टेबल इज माइन।
तो कौन सा पर्स? लाइंग ऑन द टेबल, यानी कि लाइंग वर्ड किस लिए? पर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, पर्स की पहचान बताने के लिए। कौन सा पर्स? लाइंग ऑन द टेबल। कौन सी गर्ल? डांसिंग ऑन द स्टेज। इसी तरह से द एग्स, कौन से एग्स? बॉट यस्टरडे, जो कल खरीदे गए थे। द कार, कौन सी कार? स्टोलन यस्टरडे। तो इस तरह से किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए भी उसके बाद पार्टिसिपल आ सकता है। वो प्रेजेंट में भी हो सकता है और वह पास्ट में भी हो सकता है, यानी थर्ड फॉर्म में भी पार्टिसिपल हो सकता है और प्रेजेंट का भी पार्टिसिपल हो सकता है। दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, जब हमने कहा द गर्ल डांसिंग, इसका मतलब लड़की हमारे सामने स्टेज पर डांस कर रही है उस समय, यानी हम देख रहे हैं। द पर्स लाइंग, यानी कि हम हमारे सामने पर्स को पड़ा हुआ देख रहे हैं। द एग्स बॉट यस्टरडे, तो जो कल खरीदे गए थे, यानी कि अभी हमारे आंखों के सामने है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन जो कल खरीदे गए थे ये उनकी पहचान है। द कार स्टोलन यस्टरडे, अब जो कल चुराई गई थी अभी हमारे सामने है कि नहीं हमें नहीं पता। हालांकि इसका तो सेंस अपने आप में कहता है कि आंखों के सामने नहीं है, लेकिन जो मतलब जो प्रेजेंट में हम कहते हैं उसका मतलब यह है कि वो हमारे आसपास ही कहीं न कहीं, यानी पहुंच में होती है। आंखों में अगर नहीं भी होगी तो हम पहुंच में वह होती है। जिस समय हम कोई बात कर रहे हैं उसी समय उसकी कोई स्थिति बताई गई होती है। लेकिन थर्ड फॉर्म से कंप्लीट एक्टिविटी की स्थिति बताई गई होती है कि वो काम हो चुका है, तो वो हमारी आंखों के आसपास ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। 6.5 पार्टिसिपल एज एन एडवर्ब, तो अब पार्टिसिपल चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, कैन फंक्शन एज एन एडवर्ब टू मॉडिफाई ए वर्ब, यानी किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। मॉडिफाई मतलब क्वालिफाई, क्वालिफाई मतलब वर्ब की विशेषता बताने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग एक एडवर्ब के रूप में भी किया जा सकता है। द वर्ब प्लस पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसेस मैनर, अगर वर्ब और उसके बाद पार्टिसिपल लिखते हैं तो इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है वह मैनर को एक्सप्रेस करता है। मैनर मतलब कोई काम को करने के जो तरीके होते हैं उसको, कि मतलब कोई काम कैसे हुआ, यानी कैसे के आंसर में वह आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी केम डांसिंग, शी केम सिंगिंग, तो शी केम, हाउ शी केम डांसिंग, तो कैसे आई वह डांसिंग यानी डांस करते हुए आई। शी केम सिंगिंग, तो हाउ शी केम सिंगिंग यानी वह कैसे आई, तो गीत गाते हुए या गाते हुए वह आई। तो इस तरह से डांसिंग और सिंगिंग केम यानी वर्ब को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहे हैं। वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं मतलब वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं मतलब वर्ब की विशेषता यहाँ पर ये बता रहे हैं। इस तरह से शी केम डांसिंग सिंगिंग, तो इसमें डांसिंग और सिंगिंग एडवर्ब का काम यहाँ पर कर रहे हैं और ये पार्टिसिपल तो है ही। इसी तरह से ही रोड अवे विस्लिंग, तो ही रोड अवे मतलब वह दूर चला गया राइड करके, घोड़े पर सवारी करके या मोटरसाइकिल पर किसी पर सवारी करके। रोड अवे तो वह दूर चला गया, लेकिन कैसे चला गया? विस्लिंग, तो यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये वर्ब के बाद आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ही रोड अवे विस्लिंग ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो और क्वालिफाई करते हुए ये कैसे का आंसर दे रहा है, हाउ का आंसर दे रहा है, इसलिए यह एडवर्ब ऑफ मैनर का काम कर रहा है। ही रोड अवे, हाउ कैसे, विस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए। अब वह सीटी बजाते हुए चला गया, इस तरह से कह सकते हैं। ही ले ऑन द बेड स्माइलिंग, तो वह उस पर लेटा हुआ था, कैसे, स्माइलिंग मतलब स्माइल करते हुए। तो इस तरह से मतलब ये ले के बाद आकर के ले को क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है। शी गॉट बैक होम टायर्ड डिस्प्लीज्ड, तो ये टायर्ड और डिस्प्लीज्ड भी किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? गॉट बैक को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हाउ शी गॉट बैक, टायर्ड और डिस्प्लीज्ड, तो टायर्ड और डिस्प्लीज्ड के रूप में ये गॉट बैक को क्वालिफाई कर रहे हैं। इस तरह से ये एडवर्ब हो गए और ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए। कैसे वह वापस आई? थकी हुई, डिस्प्लेस्ड यानी अप्रसन्न स्थिति में वह वापस आई।
Note, a present participle like a progressive tense indicates the progressive aspect of an action. यानी present participle होता है वह प्रोग्रेसिव टेंस की तरह प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को, किसी एक्शन के प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को इंडिकेट करता है, दिखाता है, बताता है, दर्शाता है. दैट इज एन एक्शन गोइंग ऑन. वह यह दिखाता है, अर्थात वह यह दिखाता है कि एक्शन चालू है. तो वह करता हुआ, हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है वह करता हुआ, जैसे सीटी बजाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, गाता हुआ, नाचता हुआ, इस तरह से इनकी हिंदी होती है, मतलब ट्रांसलेशन होता है. अ फ्लाइंग बर्ड. अब अगर हम ऐसे कहते हैं अ फ्लाइंग बर्ड, अ बर्ड दैट इज फ्लाइंग, तो यहाँ ये क्या है, ये भी प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है. लेकिन यहाँ उड़ता हुआ हमने कहा, जाता गीत गाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, लेकिन यहाँ है अ फ्लाइंग बर्ड, उड़ने वाली चिड़िया. इसको हम कहेंगे उड़ती हुई चिड़िया भी कह सकते हैं, और उड़ने वाली चिड़िया. ही हिट और ही किल्ड अ फ्लाइंग बर्ड. अ फ्लाइंग बर्ड मतलब इसने उड़ती हुई चिड़िया या उड़ने वाली चिड़िया को उसने मार दिया. अ पास्ट पार्टिसिपल, अ पास्ट पार्टिसिपल, जहां कर्सर है वहां मैं पढ़ रहा हूं. अ पास्ट पार्टिसिपल, perfect participle like a perfect tense indicates the perfective aspect of an action. और जो past participle होता है या perfect participle होता है, दोनों ही, चाहे हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करें चाहे हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें, लाइक अ परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्ट टेंस की तरह ही. यानी जिस तरह से परफेक्ट टेंस एक कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, कंप्लीट एक्शन के कंप्लीट होने को, काम के पूरे होने की ओर इंगित करता है या इशारा करता है, दिखाता है, दर्शाता है, बताता है, उसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल भी एक्शन के परफेक्टिव एस्पेक्ट को ही इंडिकेट करता है, यानी एक्शन के कंप्लीट होने के भाव को ही दिखाता है. जिस तरह से परफेक्ट टेंस किसी एक्शन के पूरा होने की खबर हमको देता है या खबर होने का अर्थ देता है, पूरा होने का अर्थ देता है, उसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल भी किसी एक्शन के पूरा होने का अर्थ हमको देता है. यहां ऊपर भी मैंने ये चीज आपको बताई थी. अ टाइप टू लेटर. अ टाइप टू लेटर का मतलब है अ लेटर दैट हैज बीन टाइप्ड, यानी वह पत्र जो टाइप किया जा चुका है. हैविंग टाइप टू लेटर, इसका भी मतलब हुआ वह पत्र जो टाइप किया जा चुका है. इस तरह से यहाँ पर परफेक्टिव एस्पेक्ट यानी कि उसके कंप्लीट होने की सूचना या अर्थ यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल्स हमको दे रहे हैं. इसके बाद फिर आता है आपका पार्टिसिपल एज अ रिलेटिव क्लॉज. तो पार्टिसिपल का प्रयोग एक रिलेटिव क्लॉज की तरह भी होता है. ए पार्टिसिपल प्रेजेंट और पास्ट कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ रिलेटिव क्लॉज टू अवॉइड अ cumbersome कंस्ट्रक्शन. जैसे फॉर एग्जाम्पल द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन. तो इसकी जगह ये इतना पूरा सब क्लोज करने की जगह या देखिए क्या है, अ पार्टिसिपल कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ रिलेटिव क्लॉज. तो यह रिलेटिव क्लॉज क्या है, अ बुक दैट इज. तो यहाँ जो दैट है वह रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जा रहा है. जब किसी प्रोनाउन की हिंदी जो हो तब उसका जो जब होने लगे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉज हो जाता है. तो जो पड़ी हुई है तो इसको हम रिलेटिव क्लॉज कहेंगे. तो इसको इसके मतलब इस कंस्ट्रक्शन को या मतलब इस तरह का जो है इससे बचने के लिए, ये कहने के लिए दैट इज लाइंग मतलब ये लेंथी है, इससे बचने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, अब द बुक और दैट इज दोनों हटा दिया और क्या है, लाइंग ऑन द टेबल इज मैन. तो दैट इज को हटा करके इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है. यानी एज अ रिलेटिव क्लॉज भी पार्टिसिपल को यूज किया जा सकता है. यानी कि द बुक लाइंग ऑन द टेबल का ही मतलब क्या हो जाएगा, द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन. तो ये जो इज है ये यहाँ
द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन, तो यहाँ दो दो बार इज यूज हो रहा है, तो इसलिए इसको कम्बरसम कहा गया है कि ऐसे कम्बरसम वाली स्थिति से बचने के लिए द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज माइन इस तरह से कहा जा सकता है, यानी एक इज और दैट को रिलेटिव क्लॉज को खत्म करके ऐसे कहा जा सकता है। इसी तरह से द मैंगोज दैट वर बॉट यस्टरडे आर नॉट स्वीट, इसको ऐसे कहने की वजह द मैंगोज बॉट यस्टरडे यानी दैट वर यहां से भी हटा करके बॉट यस्टरडे आर नॉट स्वीट ये यहां कहा जा सकता है। ये आर की जगह पर ए आर ई होना है, तो आर नॉट स्वीट ये हो जाएगा यहां पर। तो इस तरह से पार्टिसिपल एज अ रिलेटिव क्लॉज भी हम यूज कर सकते हैं, यानी रिलेटिव क्लॉज को हटाकर वहां पर सिर्फ पार्टिसिपल लगा करके हम उसको यूज कर सकते हैं, जिसका मीनिंग जो है रिलेटिव क्लॉज की तरह ही होता है। इसके बाद इसको हम, चूंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, वीडियो बड़ा हो रहा है, तो इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और इससे अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।